हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आईएएस पीएससी सॉल्यूशन में। तो देखिए, मैं जेपीएससी के लिए लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड आंदोलन में मुंडा, हो और खरवार जनजाति के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रमुख जनजातियों को देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि 32 जनजातियां हैं झारखंड में। तो झारखंड के 32 जनजातियों में कल हमने 2 जनजातियों को देखा है। आज हम लोग 3 जनजातियों के ऊपर बात करने वाले हैं और जहां से प्रश्न पूछा जाएगा उसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे मुंडा शासन व्यवस्था नहीं, मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे। शासन व्यवस्था तो इनका हमने देख ही लिया है कि इनका शासन व्यवस्था कैसा था। आज हम लोग मुंडा जनजाति के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनकी जनसंख्या कितनी है झारखंड में। आपको ये जानना सबसे पहले जरूरी होगा कि मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली और दूसरी जनजाति कौन है, कमेंट में आप लोगों को बताना है। चलिए मैं बता देता हूं, सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है। अब कमेंट में आप लोगों को बताना है कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में। तो जनसंख्या की अगर बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से 12,29,221 कुल जनसंख्या इनकी 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार इनकी अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 12,29,221, लगभग अगर हम लोग बात करें तो 12.5 लाख के आसपास इनकी कुल जनसंख्या है। जिसमें ग्रामीण आबादी की अगर बात की जाए, यानी कि सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि 10,96,064 जनसंख्या सिर्फ ग्रामों में, मतलब कि गांवों में निवास करती है, यानी कि मैक्सिमम जनसंख्या गांवों में निवास कर रही है। शहरी आबादी की बात करें तो 1,31,157 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी मुंडा जनजातियों की इतनी है, ये याद रखना है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड माने जाते हैं। मतलब कि इनकी जो प्रजाति है वो कैसी प्रजाति है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है इनकी। ठीक है, और इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो है रांची। सबसे पहले मुंडा के बारे में एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं कि इनका जो मुख्य निवास स्थान है झारखंड से बाहर। ठीक है, जब आर्यों का आगमन हुआ था तो इससे पहले ऐसा कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में और जो जंगल वाले क्षेत्र थे वहां पर मुंडा जनजाति ही बसे हुए थे और वहां पर अपना सारा कुछ इनका विस्तार था। जब वहां से उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, तो भारत में जब आर्य आए तो आर्यों ने इनको खदेड़ दिया वहां से। ठीक है, मुंडा जो है डर से, चूंकि आर्य जो थे वो मुंडाओं से ज्यादा पावरफुल थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, तो ये जो है वो डर से आ गए उत्तर प्रदेश की ओर और फिर उत्तर प्रदेश से ये आ गए रांची की ओर, झारखंड की ओर आ गए और रांची में ही इन्होंने अपना रांची में एक जगह है सुतियांबे, उसी को इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है, तो रांची इनका मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, रांची को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मैप में, कहां पर है रांची। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर है रांची। ओके, ये रांची है। इसके अलावा खूंटी जिला है, रामगढ़ जिला है, इन सब में भी मुंडा जनजाति का, ठीक है, मुंडाओं का निवास है। लेकिन मुख्य रूप से ये बसे थे रांची क्षेत्र में ही, ये बसे थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब चलते हैं थोड़ा सा बैक में हम लोग। अब इनका जो गोत्र है, ठीक है, रांची के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये रांची में, लोहरदगा में, लातेहार में, बोकारो में, हजारीबाग में, इसके अलावा इस क्षेत्र, ये जो गुमला वाला क्षेत्र है, गुमला के क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं, इनका निवास स्थल है। ठीक है, सरायकेला खरसावां में भी पाए जाते हैं, लेकिन रांची और खूंटी जो है इनका मुख्य निवास स्थल है। एक चीज और याद रखना है कि मुंडाओं के ही एक प्रमुख विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिनका नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था और बिरसा मुंडा यही खूंटी के निवासी थे। ठीक है,
बिरसा मुंडा, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी में, झारखंड के पर्सनालिटी में अभी पढ़ेंगे, विद्रोह में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये खूंटी में एक गांव है उली हाथी, वहीं के निवासी थे। तो मुंडाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में थी, रांची वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा गोत्र की बात की जाए तो इनका जो गोत्र था, ये अपने गोत्र को कीली कहते थे, ठीक है। ये अपने गोत्र को क्या कहते थे? कीली कहते थे। कीली के नाम से इनके गोत्र को जाना जाता है। एक चीज और आपको याद रखना है कि मुंडाओं की कुछ शाखाएं जो है वो झारखंड से टूट करके अलग चली गई थी, मतलब झारखंड में ही टूट करके और इस क्षेत्र में आ गई थी, साहबगंज वाले क्षेत्र में आ गई थी। तो जब साहबगंज वाले क्षेत्र में टूट करके कुछ आ गए थे, तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उनको कोल के नाम से जाना गया, ठीक है। इनको कोल जनजाति कहा गया। तो कोल जो जनजाति है ये मुंडाओं की ही एक शाखा है, ये चीज भी आपको याद रखना है। और तमाड़ वाले क्षेत्र में जो रहने वाले मुंडा जनजाति हैं, मतलब कि मुंडा जनजाति एक और टुकड़ों में टुकड़ी जो है इनकी अलग हो गई, और तमाड़ क्षेत्र में जो रहने वाले मुंडा जनजाति है उनको तमाड़िया मुंडा कहा जाता है। जो तमाड़ क्षेत्र में रहते हैं, तमाड़ में, उनको तमाड़िया मुंडा कहा गया, ठीक है। तमाड़िया मुंडा उनको कहा गया, ये सब याद रखना है। या फिर पातर मुंडा भी इनको कहा गया, पातर मुंडा भी इनको कहा गया, ठीक है। भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए कि मुंडाओं की जो भाषा है वो कौन सी है, तो इनकी भाषा है मुंडारी, ठीक है। मुंडाओं की भाषा मुंडारी है। तो ये हम लोगों को याद रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है कि मुंडाओं की भाषा कौन सी है, तो इनकी भाषा है मुंडारी, ठीक है। और ये स्वयं को, अपने आप को मुंडा जनजाति जो है वो होड़ोको कहती है, ठीक है। स्वयं को ये क्या बोलते हैं? होड़ोको, होड़ोको ये कहते हैं, ठीक है। अपने आप को मुंडा जनजाति, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जेपीएससी एग्जाम में कि मुंडा जनजाति स्वयं को, अपने आप को क्या कहती है, तो अपने आप को ये होड़ोको कहते हैं, ठीक है। और इनका जो गोत्र है वो क्या है? किल्ली है। गोत्र जरूर याद रखना है क्योंकि गोत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो या फिर जेपीएससी का एग्जाम हो, और अभी हम लोग जेपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी भाषा क्या है? मुंडारी भाषा है। अब इनका जो युवा गृह है, मतलब युवा गृह मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि युवा गृह क्या होता था? शिक्षण प्रशिक्षण का संस्थान होता था, जहां पर युवक युवतियां जाकर के प्रशिक्षण लेते थे, पढ़ाई करते थे, गुरुकुल टाइप का था। तो ये जो है अपने युवा गृह को गीतियोड़ा कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीवीआई लिख देता हूं, ठीक है। वीवीआई है क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मुंडा अपने युवा गृह को क्या बोलते हैं? गीतियोड़ा बोलते हैं। युवा गृह क्या होता है? युवा गृह क्या होता है? पहले ही बता चुका हूं, प्रशिक्षण, है ना। प्रशिक्षण स्थल जो होता है जहां पे युवक युवतियां शिक्षण प्रशिक्षण लेती हैं, उसको युवा गृह कहा जाता है। और इस युवा गृह को, जैसे स्कूल कॉलेज है, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, तो इस युवा गृह को मुंडा क्या बोलते हैं? गीतियोड़ा बोलते हैं, ठीक है। गोत्र की बात की जाए तो चलो, गोत्र को ये लोग क्या बोलते हैं? कीली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कीली लिख भी देता हूं, एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए, गोत्र को ये बोलते हैं कीली। अब इनके अंदर टोटल 340 गोत्र हैं, बहुत सारे गोत्र हैं, और इनमें जो विवाह होता है वो समगोत्रीय नहीं होता है, एक दूसरे गोत्र में होता है। तो 340 इनका गोत्र है, ठीक है। 340 गोत्र है इनका। अब अगर बात की जाए वंशकुल की परंपरा, तो इनकी वंशकुल की परंपरा जो है वो खूंट कहलाती है या खूंट है। अब मैंने आप लोगों को खूंट बता रखा है कि जब जनजाति यहां पर आए, झारखंड में आए, तो इन्होंने जंगलों को साफ किया था, जंगलों को साफ करके खेत बनाया था, और उसमें फिर इन लोगों ने खेती करना शुरू किया था। तो जो खेत बनाया था उसको इन्होंने खुटकट्टी खेत कहा था, है ना। और जो लोग, जिसने खेत को बनाया उसको खुटकट्टीदार कहा था, ठीक है। और जो परिवार उस खेत पर, उस जमीन पर कार्य करने वाला था, उस परिवार को खूंट परिवार कहा गया था। तो खूंट मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता चुका हूं मैं कि खूंट किसको कहते हैं। तो इनकी जो वंशकुल की परंपरा थी वो थी खूंट, ठीक है। तो खूंट आप लोग समझ जाएंगे कि खूंट किसको कहा जाता है। अब जो है इनका जो परिवार था, ठीक है, इनका जो
परिवार था, मुंडा जनजाति का जो परिवार था वह एकल और संयुक्त दोनों था। एकल और संयुक्त कहने का मतलब कि ये सिंगल में भी रहा करते थे, ठीक है, और संयुक्त मतलब कि दादा दादी चाचा चाची सब एक में मिल करके भी रहा करते थे, एक साथ मिल करके भी रहा करते थे, तो उसको संयुक्त परिवार कहा गया, ठीक है। तो इनका जो परिवार था वो एकल भी था, ठीक है, और संयुक्त भी था। एकल परिवार भी था और संयुक्त परिवार भी था। और एक चीज याद रखना है कि इनका जो कुल था, इनका कुल था पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक कुल था, मतलब कि पिता जो है वो प्रधान होता था, ठीक है, पितृ प्रधान इनका कुल था और इनका समाज था, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब देखिए इनके जो प्रमुख देवता हैं, इनके देवता को कहा जाता है सिंहबोंगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो देवता हैं, हम अपने देवता इतने सारे देवता हैं कि सबका नाम भी आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे घर के देवता अलग हैं, है ना, पशुओं के देवता अलग हैं, जल के देवता अलग हैं, आंधी के देवता अलग हैं। अलग अलग जो है हमारे देवताओं का डिपार्टमेंट बांटा गया है, डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। लेकिन और भी लोगों में देखेंगे तो देवता कम होते हैं, ठीक है, कम डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे हिंदू समाज में डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। भगवान शिव हैं, विष्णु हैं, माताएं भी हैं, माता पार्वती हैं, तो माता काली हैं, है ना, सब लोग हैं। तो इनके जो प्रमुख देवता हैं उनको सिंहबोंगा कहा गया है, ठीक है। और बिरसा मुंडा जो थे, यही जो सिंहबोंगा हैं, सिंहबोंगा की पूजा किया करते थे और उन्होंने कहा था अपने आप को भगवान का दूत, मतलब कि सिंहबोंगा का दूत बिरसा मुंडा ने घोषित किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन है जिसने अपने आप को भगवान का दूत या सिंहबोंगा का दूत घोषित किया था? तो अपने आप को भगवान का दूत बिरसा मुंडा ने घोषित किया था। और भी कुछ प्रमुख देवी देवताएं हैं, जैसे याद रखना है हाथू बोंगा, ठीक है। प्रमुख जो देवता है, मेन जो देवता है वो है सिंहबोंगा। अब ये हाथू बोंगा कौन है? ये ग्राम के देवता होते हैं, ठीक है। ग्राम देवता हाथू बोंगा कहलाते हैं। इसके अलावा देसावली हैं, गांव की सबसे बड़ी देवी होती हैं। मतलब कि ग्राम देवता तो हाथू बोंगा है, यहां से कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। देवता, ग्राम देवता कौन है? हाथू बोंगा है। और सबसे बड़ी जो देवी है वो देसावली कहलाती है, ठीक है। ये देसावली इनका नाम है। एक है बुरु बोंगा, पहाड़ के देवता है ये बुरु बोंगा, ठीक है। बुरु बोंगा पहाड़ के देवता है। हाँ, इकीर बोंगा ये जल के देवता हैं। इनमें भी डिपार्टमेंट बांटा गया है, ऐसा नहीं है कि इनका डिपार्टमेंट नहीं बांटा गया है, इनके समाज में भी डिपार्टमेंट बांटा गया है भगवानों का। तो इकीर बोंगा जल के देवता हैं और ओड़ा बोंगा ये कुल देवता है। जैसे हमारे यहाँ भी कुल देवता होते हैं, है ना, आपके यहाँ भी एक कुल देवता कोई ना कोई होंगे। तो कुल देवता जो है इनके कौन है? ओड़ा बोंगा, यानी कि सब में जो है वो बोंगा लगा हुआ है, ठीक है। तो बोंगा वाले जो है वो मुंडा के मुख्य देवता हैं। अब अगर बात करें तो प्रत्येक मुंडा के समाज में दो तरह के मुखिया होते थे। एक धार्मिक मुखिया होते थे, ठीक है, एक धार्मिक मुखिया होते थे और एक प्रशासकीय मुखिया होते थे। मतलब कि धर्म के जो मुखिया होते हैं, धर्म से संबंधित जो पूजा पाठ, मंदिर, ये सब, इन सब चीजों का जो लेखा जोखा रखते हैं, जो उनके हाथ में रहता है, धार्मिक मुखिया, उनको कहा गया पाहन। जबकि जो प्रशासकीय मुखिया होते थे उनको कहा गया मुंडा। तो मुंडा पाहन शासन व्यवस्था इनके यहाँ थी, ठीक है। अब पाहन का भी एक सहायक होता था, याद रखिएगा, पाहन का जो सहायक होता था, इसका जो सहायक होता था, मतलब कि इसकी मदद करने वाला, इसकी सहायता करने वाला, उसको पुजार कहा गया, ठीक है, उसको पुजार कहा गया था, ठीक है। उसको पुजार कहा जाता है या पनभरा भी कहा जाता है। पनभरा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से पनभरा किसको बोलते हैं या पनभरा कौन थे? तो मुंडाओं में पनभरा पाहन के सहायक को कहा जाता है। और पाहन क्या था? पाहन धार्मिक मुखिया था, ठीक है। धर्म का जो मुखिया था, गांव का, पंचायत का, उसको पाहन कहा गया और उसका जो सहायक होता था वो होता था पनभरा होता था, ठीक है। इतना याद रखना है। तो प्रशासकीय जो मुखिया है उसको मुंडा कहते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना है कि ग्राम के जो पुजारी होते हैं, धार्मिक कार्यों में
जो ग्राम पुजारी होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पंडित ब्राह्मण होते हैं गांव में पूजा पाठ ये सब जो कराने वाले होते हैं, उनको डेहरी कहा जाता है, ठीक है, डेहरी कहा जाता है। तो ग्राम पुजारी को मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है, डेहरी कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक चीज और, धार्मिक कार्य से ही वो भी संबंधित हैं। जैसे हमारे धर्म में भी झाड़ फूक, किसी को भूत लग गया है ना, भूत लग जाता है तो उसकी झाड़ फूक की जाती है ना। जैसे कभी कभी आप लोग भी घर में अगर झगड़े करते होंगे तो जो पुराने ख्यालात के जो लोग होंगे आपके घर में, वो जरूर बोलते होंगे लगता है इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, चलो साधु महात्मा के पास चलते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, है ना। तो बहुत लोग हैं अभी भी अंधविश्वास में जीते हैं, तो इनके यहाँ भी अंधविश्वास या जो भी कहे था, तो यहाँ पे झाड़ फूक करने वाले जो होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है देवड़ा, ठीक है, देवड़ा। देवड़ा क्या होता है, झाड़ फूक करने वाला, झाड़ फूक करने वाला, ठीक है, झाड़ फूक करने वाला क्या कहलाता है, देवड़ा कहलाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी है वो है सोसो बोंगा, ठीक है। इनकी जो लोक कथा, हमारे यहाँ भी, हमारे समाज में भी लोक कथाएं हैं, तो इनकी जो प्रसिद्ध लोक कथा है इसको सोसो बोंगा कहा गया है। अब कुछ पर्व त्योहार को देख लेते हैं, ठीक है, इनके कौन कौन से पर्व त्योहार हैं। तो इनका जो मुख्य पर्व है, इनका मुख्य पर्व है सरहुल, ठीक है। इसको मुख्य पर्व सरहुल को बा पर्व भी कहते हैं ये, ठीक है, ये क्या कहते हैं, बा पर्व कहते हैं। इसके अलावा ये कर्मा त्योहार भी करते हैं, मनाते हैं, सोहराई भी मनाते हैं, बुरु पर्व मनाते हैं, माघे पर्व, फागु पर्व, बतौली, दसाई, सोसो बोंगा, जतरा। तो ये सब त्योहार इनका मुख्य त्योहार है, लेकिन मेन जो है वो है सरहुल, ठीक है, सरहुल त्योहार ये मनाते हैं। अब इनका जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन सा है, जैसे हमारे गांव में भी, हमारे समाज में भी कुछ प्रमुख स्थल होते हैं। जैसे पूजा स्थल हो गया तो उसको हम लोग मंदिर बोलते हैं, और जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसको श्मशान या कब्रिस्तान, ये सब ऐसे हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इनके यहाँ जो प्रमुख स्थल है वो है सरना, अखड़ा और ससान, ठीक है, शासन नहीं, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, शब्द ये है ससान। अब ये सरना क्या है, ठीक है, समझिएगा सरना किसको कहा जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, ठीक है। इनके जो पूजा स्थल हैं, चाहे गांव में हो या पंचायत में हो, इनका जो पूजा स्थल है, इस पूजा स्थल को ये क्या बोलते हैं, सरना बोलते हैं। एक तरह से कहें तो मच्छर भी, एक तरह से कहें तो मंदिर, ठीक है, जहां पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, मंदिर को, ठीक है। तो ये मंदिर को क्या बोलते हैं, पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, सरना बोलते हैं। अखड़ा क्या होता है, अखड़ा होता है, अखड़ा खुला स्थल होता है, मतलब कहें तो पंचायत, ठीक है, पंचायत या खुला स्थल, खुला स्थल ये होता था, ठीक है। अखड़ा खुला स्थल होता था जहां पर पंचायत की बैठक होती थी, लोग बैठते थे और जो भी झगड़े झंझट थे उसको निपटाते थे, या कोई बड़े फैसले लेने होते थे पर्व त्योहार को लेकर के, या किसी भी चीज को लेकर के अगर कोई फैसला लेना होता था तो इसी अखड़ा में बैठक होती थी। इसके अलावा एक शब्द है ससान। ये ससान क्या था, ठीक है, ससान का मतलब क्या है, देखिए ससान जो है कब्रिस्तान होता था जहां पर शवों को दफनाया जाता था, ठीक है, जहां पर शवों को दफनाया जाता था, शवों को दफनाया जाता था, जहां पर शवों को दफनाया जाता था उस जगह को ससान कहा जाता है, मतलब कि समाधि स्थल, ठीक है, समाधि स्थल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। एक चीज और याद रखना है, ये जो अखड़ा है यहाँ पर युवक युवतियां जमा होकर के और नाच गान भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग जमा होकर के रात्रि में युवक युवतियां यहाँ पर अपना नाच प्रोग्राम भी करते हैं, मतलब कि नाचते गाते हैं, नाचते गाते हैं। यहाँ पर युवक युवतियां जमा होकर के नाचते गाते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पूजा स्थल क्या कहलाता है, सरना कहलाता है,
पंचायत स्थल क्या कहलाता है, अखड़ा कहलाता है। और गांव का जो मालिक होता है उसको कहते हैं हातू मुंडा, ठीक है। गांव का जो प्रमुख होता है उसको हातू मुंडा कहते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। अब इनके पेशे की बात करें कि इनका जो मुख्य पेशा है वो कौन सा है, तो इनका मुख्य पेशा है कृषि, कृषि और पशुपालन। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इनका जो पेशा है वो है कृषि, खेती करते हैं और अपना ये जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग दूसरे जनजाति के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है हो जनजाति, ठीक है। हो जनजाति के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये हो जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो हो जनजाति चौथी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में, ठीक है। ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जनजाति है झारखंड में। अब इनकी जनसंख्या की बात की जाए तो कुल जनसंख्या जो है वो 9,28,289 है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 9,28,289 इनकी कुल जनसंख्या है। प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत आते हैं। ये जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत आती है। और इनका जो मुख्य क्षेत्र है, कहने का मतलब ये हुआ कि ठीक है झारखंड में तो ये रह रहे हैं, लेकिन झारखंड में कहां पर इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इनका मुख्य स्थल जो है वो कहां पर है, तो कोल्हान प्रमंडल जो है। अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि कोल्हान डिवीजन, कोल्हान प्रमंडल कहां पर है। तो ये जो है डिवीजन का मैप है और इधर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का मैप है। तो कोल्हान प्रमंडल बिल्कुल दक्षिण में, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो भाग है यही है कोल्हान प्रमंडल। यानी कि दक्षिण वाले क्षेत्र में जहां पर वेस्ट सिंहभूम है, खूंटी है, सरायकेला खरसावां है, ईस्ट सिंहभूम है, इन क्षेत्रों में, इन जिलों में इनकी जनसंख्या है, हो जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है झारखंड में। पूछा जाएगा कि किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा हो जनजाति पाए जाते हैं, तो कोल्हान डिवीजन में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी क्षेत्रों में, रांची में भी पाए जाते हैं, लातेहार में भी, पलामू क्षेत्र में भी मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये मिलते हैं। अब इनमें अगर बात करें, थोड़ा सा दूसरा स्लाइड लेकर आता हूं, तो इनमें अगर हम लोग बात करें तो 80 से भी ज्यादा गोत्र हैं, ठीक है, 80 से भी ज्यादा गोत्र हैं। हो जनजाति में गोत्रों की संख्या 80 से ज्यादा है। साथ ही एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि वैवाहिक संबंध जो स्थापित होता है, विवाह अगर होता है तो समगोत्रीय नहीं होता है, एक दूसरे मतलब कि गोत्र में इनका भी विवाह होता है। मुख्य जो गोत्र हैं वो है अंगारिया, बारला, बोदरा, बालमुचू, हेम्ब्रम, चांपिया, हेमासुरीन, तामसो, ये सब जो है इनका मुख्य गोत्र है। इनके भी प्रमुख देवता जो मुंडाओं के प्रमुख देवता हैं कौन है, सिंह बोंगा। तो हो जनजाति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हो कौन है, ठीक है, किनकी शाखा है। तो इनके भी जो प्रमुख देवता हैं वो सिंह बोंगा ही हैं। देवी देवताओं की बात करें तो सिंह बोंगा के अलावा, सिंह बोंगा जो हमारे इनके जो देवता हैं, इनके अलावा और भी कौन कौन से देवता हैं, तो पाहुई बोंगा ये ग्राम देवता है, मतलब कि गांव के जो देवता हैं वो पाहुई बोंगा हैं। ओटी जो है, ओटी बोड़ोम, ये पृथ्वी के देवता हैं, ठीक है। इसके अलावा मरांग बुरु, नागे, बोंगा, ये सब जो है इनके और भी देवी देवता हैं। धार्मिक अनुष्ठान कराने वाला जो व्यक्ति है वो देवरी पुरोहित कहलाता है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि देवरी पुरोहित ये क्या होता है, तो ये धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाला होता है, ठीक है। एक और है देसावली देवता। देसावली क्या है, तो ये वर्षा के देवता हैं, ठीक है, वर्षा के देवता हैं। जैसे हमारे यहाँ इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान वर्षा का डिपार्टमेंट उनको दे दिया है। कभी कभी वो ज्यादा सो जाते हैं, कभी उनका नींद खुलता नहीं है तो सुखाड़ आ जाती है ना, तो सुखाड़ हो जाता है, पानी नहीं आता है। तो देसावली जो है वो इंद्र भगवान के स्थान पर कहें तो हैं, ठीक है, उन्हीं का स्थान लिए हुए हैं, वर्षा के देवता हैं ये, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो है इनका जो प्रधान होता है वो कौन होता है, इनके गांव का जो प्रधान होता है वो होता है
मुंडा। ठीक है, मुंडा इनके गांव का प्रधान होता है और इसका भी, मुंडा का भी सहायक होता है। इसका जो सहायक होता है इसको क्या बोलते हैं? डाकुआ बोलते हैं। ठीक है, इसको डाकुआ बोलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि डाकुआ क्या है? हो जनजाति में डाकुआ किसको बोलते हैं, या डाकुआ किस जनजाति में इसका सहायक मुंडा का सहायक होता है? तो मुंडा जनजाति आपको नहीं समझ जाना है। ठीक है, गांव में जो प्रधान होता है, गांव का जो प्रधान होता है वो क्या होता है? वो कौन होता है? मुंडा होता है। और मुंडा की मदद करने वाला, उसका जो सहायक होता है वह होता है डाकुआ। ये चीज आपको याद रखना है। अगर प्रमुख पर्व त्योहार की बात करें कि इनका त्योहार कौन सा है प्रमुख, तो माघे, बाहा, डमुरी, होरो, जोमनामा, कोलोब, बतौली, ये सब इनके प्रमुख त्योहार हैं। भाषा भी इनकी है हो। ठीक है, हो जनजाति की भाषा हो ही है। ठीक है, विवाह की अगर बात की जाए तो इनका जो है आदि बापला, दीकू आदि, राजी खुशी, ओपोर, तिपी और अनादर, ये सब जो है इनके यहाँ हो जनजाति में विवाह के प्रकार हैं। ठीक है, विवाह के प्रकार हैं। अब इनका जो मुख्य पेशा है वह है कृषि। ठीक है, जैसा कि और भी जनजातियों की जो मुख्य पेशा है वह कृषि है, तो ये जो जनजाति है इनका भी मुख्य पेशा कृषि ही है। इसके अलावा पशुपालन भी है और भी जंगलों का जो उत्पाद है, वनोत्पाद है, वो भी है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पेशा की बात करें तो कृषि इनकी पेशा है। ठीक है, अब इनकी भाषा की बात की जाए, भाषा मैंने आप लोगों को बताया कि ये इनकी हो भाषा है और ये भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो आस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, कहां से आ गया? मच्छर भी टच करते हैं तो यहाँ पे कुछ हो जाता है। ये जो है आस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत ये हो भाषा आती है। ठीक है, और ये मुंडारी भाषा का ही भाग है। मुंडारी भाषा अभी जो हमने देखा ये मुंडारी भाषा का ही भाग है हो, जो कि आस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत आती है। अब इनका भी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, इनका भी जो समाज है, इनके समाज की अगर बात करें तो इनका समाज भी पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब कि पिता प्रधान समाज इनका भी है, जैसा कि और भी जनजातियों में है। अब इनके यहाँ जो है वो विवाह, जैसा कि हमने देखा कि 5 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित हैं। ठीक है, अब एक सेवा विवाह भी होता है, इसके अलावा सेवा विवाह भी होता है और गोलट विवाह भी होता है इनके यहाँ। ठीक है, सेवा विवाह भी होता है और गोलट विवाह भी होता है। और समगोत्रीय विवाह वर्जित है। समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब कि एक गोत्र में विवाह इनके अंदर भी, इनके समाज के अंदर भी प्रचलित नहीं है। अब घर जमाई का भी प्रचलन नहीं है। घर जमाई किसको बोलते हैं? शादी हो गया और लड़की का जो पति है वो घर में रहेगा। ठीक है, मतलब कि ससुराल में ही सब दिन रहेगा, उसको घर जमाई बोलते हैं। तो घर जमाई का प्रचलन भी इनके समाज में नहीं है। अब जो है जनजातियों में बहु विवाह का भी प्रचलन है। ये जो जनजाति है हो जनजाति, इसमें बहु विवाह का भी प्रचलन है। बहु विवाह, और जनजातियों में तो हमने देखा कि बहु विवाह नहीं है, एक ही विवाह करना है। कोई खास परिस्थिति अगर वैसा रहा तब दूसरा विवाह करना है। लेकिन इनमें जो है, मच्छर मानेगा नहीं, है ना, इनमें जो है ये विवाह, ये बहु विवाह, एक से ज्यादा विवाह भी ये कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें शवों को जलाने का, ठीक है, कहां पे लिखूं, शवों को जलाने और दफनाने दोनों प्रथाएं हैं। ठीक है, शवों को जलाने और दफनाने की दोनों प्रथाएं जो है वो प्रचलित है। मतलब कि मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाते भी हैं और कुछ लोग जो है वो दफनाते भी हैं। अब इनका जो प्रिय शौक है, किसी का शौक होता है ना कि घोड़ा का दौड़ करना, है ना, कुछ मनोरंजन, जैसे आपका क्रिकेट खेलना शौक होगा, पढ़ना शौक होगा। पढ़ना तो बहुत कम लोगों का शौक होता है ना। तो इनका जो मुख्य शौक है वो है मद्यपान। ठीक है, मद्यपान,
मद्यपान इनका शौक है। कहने का मतलब कि शराब पीना, नशा करना इनका मेन शौक है, ठीक है। और पेशा तो हमने देखा कि कृषि जो है इनका मुख्य पेशा है। तो इतनी चीजें इन जनजातियों के बारे में आपको याद रखनी है। इसके अलावा चलते हैं खरवार जनजाति के ऊपर, ठीक है। देखिए सबका जो समाज है वो एक ही टाइप का है, बस कुछ शब्दों का हेर फेर है, कुछ शब्दों का मतलब जो है वो अलग है, बाकी सब एक ही है, ठीक है। साक्षरता की अगर बात करें तो 56% साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। पुरुष साक्षरता 68%, जबकि महिलाओं की साक्षरता जो है वो 44.2% है, ठीक है। अब इनकी खरवार की जो जनजाति है, खरवार जो जनजाति है इनकी भी उपजातियां हैं, मतलब कि ये भी कई भागों में, कई शाखाओं में बट गए। तो इनकी मुख्य जो उपजातियां हैं वो 6 हैं, ठीक है। 6 मुख्य उपजातियां हैं, जिसमें सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोगती या गंझू तथा मंझिया, ये 6 इनकी उपजातियां भी हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए जनजातियों की भी उपजातियों को अगर पढ़े तो बहुत सारी जनजातियां हो जाएंगी, लेकिन ये जो है 6 उपजातियां, जैसे सूर्यवंशी है, ठीक है, तो खरवार ही है सूर्यवंशी। और खरवार जो जनजाति है वो अपने आप को राजपूत कहती है, ठीक है, क्योंकि ये लड़ाकू होते हैं, देश की रक्षा करने वाले लोग होते हैं, इसलिए इनको राजपूत कहा जाता है, अपने आप को ये राजपूत मानते हैं, ठीक है। इनका मुख्य निवास क्षेत्र जो है, मतलब कि खास करके कहां पर ये जनजाति निवास करती है, झारखंड में इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है पलामू प्रमंडल में। मैप में आप देखिए पलामू कहां पर है, पलामू प्रमंडल कहां पर है। तो ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, यही है पलामू प्रमंडल, ठीक है। ये है पलामू प्रमंडल, ठीक है, ये पलामू प्रमंडल है। मतलब कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं और यही इनका मुख्य निवास स्थल है। सबसे ज्यादा जनसंख्या में ये यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनके देवता की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने मुंडाओं में देखा, हो में देखा, वैसे ही सिंगबोंगा भी इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है। सिंगबोंगा ही इनके प्रमुख देवता है। भाषा जो है वो है खेरवारी, इनकी भाषा खेरवारी है, ओके। मुख्य पर्व की बात की जाए तो सरहुल, सोहराई, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु, ये सब इनका मुख्य त्योहार है, ठीक है। तो जो हिंदुओं में राजपूत होते हैं वैसे ही खरवार भी अपने आप को मानते हैं और उनका त्योहार भी ये मनाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो पंचायत है वो क्या कहलाती है, बैठकी कहलाती है, ठीक है। इनका जो पंचायत है उसको बैठकी कहते हैं। अब जो है इनका जो समाज है, इनका सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की या कुछ भी कहे शासन की, तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई परिवार है। जैसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई देखा जाए अभी अगर हमारे संविधान के अनुसार तो वो है ग्राम पंचायत, लेकिन इनका परिवार है सबसे छोटी इकाई, ठीक है। इनके जो पुरोहित है उसको कहा जाता है बैगा। याद रखिएगा कि इनका जो पुरोहित है वो बैगा कहलाता है। और इनका भी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। समाज जो है वह पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। इनका भी समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है वो कम से कम आपको खरवार के बारे में भी जानना है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है, एक मिनट रुक जाइए, एक स्लाइड लेना पड़ेगा। एक चीज और आप लोगों को याद रखना है कि इनकी जो पंचायत होती है, ठीक है, जैसे अगर 5 गांव है, ठीक है, 4 गांव का पंचायत है, 4 गांव का पंचायत, 4 गांव का जो पंचायत होगा उसको ये क्या कहते हैं, तो 4 गांव का जो पंचायत होता है उसको ये बोलते हैं चट्टी, ठीक है, उसको ये चट्टी बोलते हैं। अगर 5 गांव का पंचायत है तो 5 गांव के जो पंचायत है उसको ये पचौरा बोलते हैं, ठीक है, उसको ये पचौरा बोलते हैं। इसके अलावा अगर 7 गांव का होगा,
7 गांव का अगर पंचायत होता है तो सतौरा बोलते हैं। ठीक है, उस पंचायत को ये सतौरा बोलते हैं। पहनने में ये धोती भी पहनते हैं और कुर्ता भी पहनते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं। ठीक है, इनका पहनावा होता है। और रामगढ़ राज परिवार जो है वो खास करके यही है, रामगढ़ राज परिवार, रामगढ़ राज परिवार। रामगढ़ राज परिवार जो है वो खरवारों का ही परिवार है। ठीक है, खरवार जनजाति का यह परिवार है और इनकी भी जो पेशा है वह कृषि ही है। ठीक है, इनकी भी मुख्य पेशा कृषि ही है। तो इतना इनके बारे में याद रखना है। तो 3 जनजातियों के बारे में हमने देखा, इतना से ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।